बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें। पेशे खिदमत है उर्दू नावल सदियों की बेटी का अगला हिस्सा। उन्होंने साइका को अपनी आगोश में घसीटते हुए कहा, मैं तो हर सांस में आपको याद करती थी महाराज, पर मैं मजबूर थी। मैं सोच रही थी शायद आप मुझे भूल गए हैं। हम तो तेरे लिए अपना संसार छोड़ कर आए हैं साइका। हम तुझे कैसे भूल सकते थे, मगर तू रानी है, तेरे यहाँ आने में कौन आड़े था। हालात महाराज, महल में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। हम तेरे दुश्मनों को ही नशेस्ट करने यहाँ आए हैं। आज हमने पाठ किया था। हमने अपनी ताकत को आवाज़ दी थी और उससे कहा था कि तेरे मन को बेकल करे और हमारे पास ले आए। आप महान हैं महाराज, मगर मैं आज तक नाराज़ हूँ। बहुत कम समय है साइका, तेरे भाग जागने वाले हैं। हम तुझसे बेखबर नहीं हैं। हमने तीर फेंक दिया है, शिकार बहुत जल्द हमारे कदमों में आ गिरेगा। सच महाराज, सच कह रहे हैं। हमारी बात पर शक करना पाप है सुंदरी। तूने हमें यहाँ बुलाया, हम तेरे लिए यहाँ आए, फिर हम तेरे लिए क्यों काम ना करते। मेरे मन को शांत कर दो महाराज। देखो बाहर काली रात लहरा रही है, बूंदें झम बरस रही हैं और मैं प्यासी हूँ। मैं तन्हा हूँ महाराज, और पूर्णिमा महाराज शरद चंद्र के बाजुओं में सो रही है। सुख की नींद, उसने मेरा सुख चैन छीन लिया है महाराज। मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा ये सब कुछ मुझे कब वापस मिलेगा महाराज। बहुत जल्द पूर्णिमा का जादू मान पड़ जाएगा। तू फिक्र न कर। सुन, शरद चंद्र यहाँ आया था, जानती है उसने मुझसे क्या कहा। क्या कहा था महाराज, साइका ने शौक से पूछा। नैनमा महाराज उससे गुफ्तगू कर रहे थे और उनके चौड़े और खुरदरे हाथ गर्दिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, उसे बालक की आरजू है, वो चाहता है कि उसके यहाँ बेटा पैदा हो। फिर महाराज, साइका ने एक सिसकी लेकर कहा, हमने उसे बालक की खुशखबरी दे दी, पर हमने उसे ये नहीं बताया कि बालक उसे कौन सी रानी से मिलेगा। मैं नहीं समझी महाराज। साइका की आवाज़ कुएं से उभरी। हम उसे बहुत जल्द खुशखबरी देंगे कि वो बालक उसे साइका से मिलेगा, और साइका तेरे भाग जाग जाएंगे। बहुत जल्द शरद चंद्र तेरे चरणों में होगा और पूर्णिमा का राज खत्म हो जाएगा। साइका चूक पड़ी। महाराज का प्रोग्राम बहुत शानदार था। उसने महाराज की शक्ल देखी, सुर्ख आंखें मुस्कुरा रही थीं। मगर वो बालक महाराज क्या मेरे यहाँ पैदा होगा? हाँ साइका, शरद चंद्र कई बीवियाँ रख चुका है, मगर उसके यहाँ औलाद नहीं हुई। हम तुझे बालक देंगे, वो हमारा बेटा होगा और शरद चंद्र उसे अपनी ही औलाद समझेगा। कैसी रही साइका? मेरे भाग जाग जाएंगे महाराज। मैं तो समझ रही थी कि आप मुझे भूल गए, मगर मुझे यकीन है कि आप मेरे भाग जाग जाएंगे। आप मेरे वदवदान हैं महाराज। वो नैनवा महाराज से लिपटते हुए बोली, और महाराज उसके भाग जगाने लगे। नैना आज बहुत खुश थी। आज उसका घर वाला जमुना वाले महल में चला गया था। वो अपने कमरे में तन्हा थी। मौसम बेहद खुशगवार था, लेकिन उसके बावजूद ये तन्हाई उसे बुरी नहीं लग रही थी। महेंद्र उसके ख्यालों में था। आज शाम ही उसने महेंद्र से गुफ्तगू की थी। उसे ये मालूम करके खुशी हुई थी कि महेंद्र उससे वाकिफ़ है। वो इसकी इज़्ज़त करता है, क्योंकि महल के तमाम खादिम और दासियाँ उसकी इज़्ज़त करती थीं। वो दिल ही दिल में महेंद्र से मुलाकात का तसव्वुर करने लगी। महेंद्र फूल तोड़ रहा था और वो जानबूझकर उसके पास पहुंच गई। माली, उसने आवाज़ दी और महेंद्र चूक पड़ा। उसने खूबसूरत आंखों से उसकी तरफ देखा और संभल गया। क्या हुक्म है देवी जी? उसने निगाहें झुकाए झुकाए कहा। क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, आप नैना देवी हैं। ओह, तुम मुझे कैसे जानते हो? महल के सब लोग आपको जानते हैं। मेरे एक साथी ने मुझे आपके बारे में बताया था। महेंद्र बदस्तूर निगाहें झुकाए हुए बोला। क्या तुम्हारी स्त्री भी यही काम करती है महेंद्र? उसने गौर से महेंद्र के चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं देवी जी, मेरी स्त्री नहीं। उसने शर्माते हुए कहा। ओह, तो तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं देवी जी। सुनो, मेरा नाम नैना है। तुम मुझे नैना कह सकते हो, सिर्फ नैना। वैसे तुम मुझे बहुत अच्छे मालूम होते हो। मैं महारानी पूर्णिमा से तुम्हारी तारीफ़ करूँगी। इस वक्त तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। जी आ गया देवी नैना, उसने कहा और चमकदार आंखों से नैना को देखा। नैना मुस्कुरा रही थी। चंपा के जितने फूल हों उनका अलग गुलदस्ता बनाओ। रानी पूर्णिमा को चंपा के फूल बहुत पसंद हैं। ये गुलदस्ता रानी पूर्णिमा की खौफगाह में पहुंचा दो। बहुत बेहतर, महेंद्र ने कहा और वापस चली आई। उसने वापस आकर ये बात रानी को बताई। रानी पूर्णिमा मुस्कुराने लगी। ठीक है, हम भी तो देखें तेरे महेंद्र को, उसने नैना का गाल नोचते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद महेंद्र चंपा के महकते हुए फूलों का गुलदस्ता लेकर महल में आ गया। नैना ने उसे अंदर बुला लिया। महेंद्र ने फूल एक खूबसूरत गुलदान में सजा दिए। उसने एक बार भी निगाह उठाकर नहीं देखा। फिर जब वो वापस मुड़ा तो पूर्णिमा ने उसे आवाज़ दी।
महिंदर। महारानी, महिंदर की लरजती हुई आवाज़ उभरी। कल से तुम रोज़ाना चंपा के फूलों का गुलदस्ता यहाँ लाया करो। जो आ गया महारानी, महिंदर ने कहा, और फिर चंद्रबदन ने उसे कुछ इनाम दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। तब चंद्रबदन ने नैना के गाल नोचते हुए कहा, तो ये है तेरा महिंदर, तेरी पसंद खूब है, हमें पसंद आई। बस अब मज़े कर, तेरा घरवाला भी चला गया है। अभी मुझे आपकी मदद चाहिए महारानी। नैना ने शर्माते हुए कहा, क्या चाहती है बोल। मैं इससे मन की बात नहीं कह सकती, लाज आवे है। री, तो क्या तेरे मन की बात मैं कहूँ। मेरी अच्छी रानी, नैना उसकी गोद में सर रखते हुए बोली और चंद्रबदन मुस्कुराने लगी। फिर उसने नैना का सर उठाते हुए कहा, अच्छा अब भाग यहाँ से, महाराज आते होंगे, जा, मैं तेरा काम कर दूंगी। और नैना ने बेखुद होकर पूर्णिमा के हाथ चूम लिए और फिर वो वहाँ से चली आई और उस वक्त तक महिंदर के ख्याल में डूबी हुई थी। आसमान पर शराब छाई हुई थी। नन्ही नन्ही बूंदों ने माहौल को न जाने क्या बना दिया था। नैना की आंखों से नींद गायब थी। महिंदर वहाँ बहुत दूर था। हाँ, अगर वो इसी मकान में रहता जिसमें पहले था तो फिर महिंदर से ज़्यादा फासला नहीं था। उसने ये भी सोचा, उसने किया कि पूर्णिमा से कहकर दोबारा वही मकान हासिल कर लेगी जो महिंदर के मकान से दूर नहीं है। वो जागती रही। हालांकि रात काफ़ी गुजर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बूंदें अब तेज़ हो गई थीं और मन की आरजू भी बड़ी मस्त कुन थी। बारिश का लुत्फ उठाने के लिए उसने बरामदे में जाने का फैसला किया और अपना कमरा खोलकर बाहर निकल आई। बरामदे में खड़ी होकर वो बूंदों में भीगती रही। बूंदें उसके जिस्म पर पड़कर उसे एक अजीब सा सुकून बख्श रही थीं। अभी उसे यहाँ खड़े ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने अपने मकान के दरवाजे पर एक साया देखा और वो चौंक पड़ी। महिंदर, उसके दिल से आवाज़ निकली, लेकिन जब साया दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो उसे एहसास हुआ कि ये भी कोई औरत थी। नैना आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। वो कदरे आड़ में हो गई ताकि आने वाली उसे देख ना सके, और जब वो बरामदे पर चढ़ आई तो नैना ने उसे पहचाना। ये साइका की बांदी थी, लेकिन वो आजकल नैना की वफादार थी। नैना ने उसे काफ़ी इनाम दिया था और ये इन दोनों में से एक थी जो आजकल साइका पर निगाह रखती थी। वो उसकी खौफगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि नैना उसके सामने आ गई। सोनाली, उसने आवाज़ दी और सोनाली उछल पड़ी। उसने सीने पर दोनों हाथ रख लिए और नैना उसके करीब पहुंच गई। सोनाली का सांस चढ़ा हुआ था और उसका नोखेज सीना फूल पिचक रहा था। क्या बात है सोनाली, कोई खास खबर लाई है? बड़ी खास नैना रानी, सुनोगी तो उछल पड़ोगी। सोनाली ने सांसों पर काबू पाते हुए कहा। क्या बात है री, अंदर आ जा, नैना ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा और फिर वो उसे अपनी खौफगाह में ले आई। सोनाली के बालों से पानी टपक रहा था, उसके लिबास भी भीगा हुआ था। कहाँ से आ रही है सोनाली? नैना ने उसे सामने बिठाते हुए पूछा। नैनवा महाराज के मंदिर से। अरे, वहाँ क्यों गई थी? साइका का पीछा करती हुई सोनाली ने जवाब दिया और नैना सनसनी खेज निगाहों से उसे घूरने लगी। पूरी बात बता रही, उसने बेचैनी से कहा। बस इत्फाक ही था नैना रानी, मैं अपने घर की खिड़की में खड़ी बूंदों को देख रही थी कि मेरी निगाह रानी साइका के महल की तरफ उठ गई। महल की पिछली खिड़की से कोई उतर रहा था। उसने खराब सी धोती बांधी हुई थी और चादर ओढ़ी हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो साइका है, लेकिन बाद में मैंने पहचान लिया। रानी पहरेदारों की निगाहों से बचती हुई मुंह छुपाकर मंदिर की जानिब जा रही थी। मेरा शरीफ काम रहा था अब तक। साधु महाराज तो बड़े पापी हैं। रानी जी से उनका पहले से ताल्लुक है और वो रानी के कहने पर ही यहाँ आए हैं। सोनाली ने शर्माते हुए साइका और नैनवा महाराज की गुफ्तगू, उसके बाद का शर्मनाक खेल पूरी तफसील से नैना को सुनाया। नैना का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। पूरी कहानी सुनने के बाद वो कई दिन तक कुछ ना बोल सकी। फिर उसने गहरी सांस ली। तेरे भाग जाग उठे हैं सोनाली, बस यूँ समझ ले, तेरे भाग जाग गए। मैं पूरी ईमानदारी से तेरी कथा रानी पूर्णिमा को सुनाऊंगी और वो मुझे इनामात से लाद देंगी, मगर खबरदार किसी और को कानो कान खबर ना पहुँचे, वरना तू बेमौत मारी जाएगी। मैं रानी पूर्णिमा की दासी हूँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगी। नैना रानी, तुम फिक्रमंद मत हो, सोनाली ने कहा। ठीक है, ये इनाम मेरी तरफ से रख। रानी जी तुझे कुछ इनाम देंगी वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। नैना ने मुट्ठी भरी अशरफियाँ सोनाली को देते हुए कहा और सोनाली ने झोली भर ली। फिर उसने सैकड़ों दुआएं दी नैना को और उससे इजाज़त लेकर वापस आ गई। नैना अब महिंदर को भूल गई थी। उसके दिल में हलचल मच रही थी। वो जल्द अज जल्द चंद्रबदन को बताने के लिए बेचैन थी, लेकिन बहरहाल सुबह से पहले ये नामुमकिन था। चंद्रबदन ने बड़े सुकून से ये दास्तान सुनी। उसकी आंखों में तेज़ चमक थी और उसका हसीन चेहरा कुछ और हसीन हो गया। नैना के खामोश होने के बाद चंद्रबदन काफ़ी देर तक खामोशी से कुछ सोचती रही। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, सोनाली ने सचमुच हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। बेशक वो इनाम के लायक है। हमारी तरफ से जो इनाम भी तू पसंद करे उसे दे देना। उसे हमारे पास लाने की ज़रूरत नहीं। उससे कह दो वो रोज़ाना रात को साइका का ख्याल रखे और पूरी तरह मालूम करे कि क्या वो रोज़ रात को मंदिर जाती है या कभी कभी या मखसूस दिन। मैं उसे हदायत कर दूंगी रानी जी, नैना ने कहा। इसका मतलब है कि नैनवा महाराज काफ़ी चालाक है, मगर साइका ने उन्हें कहाँ से तलाश किया
खैर वो ज़्यादा अरसे तक छुपी नहीं रह सकेगी। मैं उन्हें ऐसा सबक दूंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। चंद्रबदन एक पुरस्कार मुस्कुराहट से बोली, महाराज शरद चंद्र पर इस साधु का गहरा जादू है रानी जी, ज़रा सोच समझ कर काम करें। तो चंद्रबदन को नहीं जानती, चिंता ना कर। चंद्रबदन ने बड़े एतमाद से मुस्कुराते हुए कहा और नैना गहरी निगाहों से उसे देखती रही। थोड़ी देर के बाद चंद्रबदन बोली, सायका के करतूत तो मालूम हो गए, अब लैलावती के क्या हाल हैं ये मालूम करने की ज़रूरत है। मुझे अपने दुश्मनों से हर समय चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मालूम होता है लैलावती पर निगाह रखने वाली दासियाँ ठीक से काम नहीं कर रही। मैं इन्हें और हदायत कर दूंगी रानी जी। हाँ नैना, इसकी सख्त ज़रूरत है। सिर्फ बड़ी रानी बेज़रर है, मैं मालूम कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसकी तरफ से भी होशियार हूँ। मेरे कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं। बड़ी रानी बहुत सीधी हैं, फिर उम्र के लिहाज से उसको शरद चंद्र की ज़रूरत भी नहीं, इसलिए वो बेज़रर है। चंद्रबदन ने पुरख्याल अंदाज में कहा और फिर एक तवील खामोशी तारी हो गई। चंद्रबदन का साजिशी जहन इस वाक़े के बारे में सोच रहा था। बेहतरीन क्लू हाथ में आ गया था। सायका तो समझ यूँ गई, लेकिन नैनवा महाराज का जादू सड़ चढ़ कर बोल रहा था, इसलिए उसने निपटने के लिए कुछ करना ज़रूरी था। नैनवा महाराज ने जो प्रोग्राम बनाया था वो दर हकीकत ख़तरनाक था। चंद्रबदन उन पर हाथ डालने से कबल उनके बारे में बहुत कुछ मालूम करना चाहती थी। शाम तक वो इसी उधेड़बन में रही। फिर उसने एक और दासी से करमू को बुला भेजा। करमू को चंद्रबदन ने खुद तलाश किया था। ये महल के पहरेदारों का इंचार्ज था और उसी के साथियों ने उसके इशारे पर नैना को अगवा किया था। इसका इम्तिहान लेने के लिए इस शख्स के बारे में नैना तक को नहीं मालूम था कि चंद्रबदन से उसका कोई ताल्लुक है। करमू आया और चंद्रबदन तन्हाई में उससे बातें करती रही। करमू गर्दन हिलाता रहा, फिर चंद्रबदन को पूरे ताबून की यकीन दहानी करा के अशरफियों से भरी हुई एक थैली लेकर चला गया। हस्बे मामूल शरद चंद्र राजपाट के कामों से फारिग होकर चंद्रबदन के पास पहुंच गए। चंद्रबदन ने हस्बे मामूल उनका इस्तकबाल किया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर परछाइयाँ थीं, जिसे शरद चंद्र ने महसूस कर लिया। क्या बात है, आज हमारी कोयल कुछ खामोश सी है। कोई बात नहीं महाराज, बस ऐसे ही। छुपाओगी रानी? शरद चंद्र ने मोहब्बत से उसकी ठोड़ी उठाते हुए पूछा। आपसे क्या छुपाऊंगी महाराज, बस ऐसे ही एक सपना देखा है। क्या सपना था? आप परेशान हो जाएंगे। तुम भी तो परेशान हो और तुम्हारी परेशानी मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। शरद चंद्र ने प्यार भरे लहजे में कहा, मैंने देखा महाराज, मैं और आप हरे भरे बाग में एक झूले में बैठे हैं। हवा चल रही है, बूंदें बरस रही हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमें घास पर एक खूबसूरत बच्चा नजर आता है। हम उसे कलेजे में भर लेते हैं, लेकिन अचानक बच्चे की शक्ल बदलना शुरू हो जाती है। वो एकदम बहुत बड़ा होता है और हमारी गोद से निकल पड़ता है। मैंने देखा कि वो नेनवा महाराज हैं। वो हमें बुरी निगाहों से देख रहे हैं और फिर वो मुझे पकड़कर आपसे दूर धकेल देते हैं। रानी सायका का हाथ पकड़कर आपके हाथ में दे देते हैं। ये सपना था महाराज। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। शरद चंद्र मुस्कुराए, फिर बोले, सपने मैदे की खराबी का नतीजा होते हैं और फिर तुम्हारे मन में रानियों का ख्याल है। सब कुछ जहन से निकाल दो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मुझे विश्वास है महाराज। चंद्रबदन ने शरद चंद्र के सीने में सर रखते हुए कहा। शरद चंद्र ने उसकी आंखों को चूम लिया। महेंद्र, नैना ने उसे आवाज़ दी और वो चूम पड़ा। उसने पलटकर नैना को देखा। उसकी आंखों में सितारे चमक उठे। क्या कर रहे हो महेंद्र? फूल तोड़ रहा हूँ नैना देवी। फिर देवी मैं कह चुकी हूँ, मुझे नैना कहा करो। आप नाराज़ तो ना होंगी? महेंद्र ने झिझकते हुए कहा। किस बात पर? नैना ने मासूमियत से कहा। मेरे मन में बहुत से सवालात मचल रहे हैं। महेंद्र लरजती आवाज़ में बोला। तो पूछो महेंद्र, नैना नाज से बोली। नैना देवी, कई बार मेरा मन चाहा कि मैं चंपा के फूलों का एक गुलदस्ता आपके घर में भी सजा दूं। महेंद्र ने कहा। जाओ जाओ, बस रहने दो। नैना ने मुंह फुलाते हुए कहा। कभी इतना भी ना हुआ कि एक फूल मेरे बालों में सजा दो। नैना देवी, मैं ये हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं धरती हूँ और आप आकाश। मैं ये कैसे कर सकता हूँ नैना देवी? महेंद्र की आंखों में हसरत उमड़ आई। तो अब लगा दो ना, नैना ने चारों तरफ देखते हुए कहा और महेंद्र के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से चंपा के चंद फूल इकट्ठे किए, फिर उसके हाथ आगे बढ़े। नैना ने अपना सर झुका लिया और महेंद्र ने फूल नैना के बालों में सजा दिए। वो इस तरह खुश नजर आ रहा था जैसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई। नैना मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। फिर उसने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, महेंद्र, तुम सिर्फ माली हो या कुछ और भी हो? मैं नहीं समझा नैना देवी। आदमी भी हो आप, जो समझे लें, आपका दास हूँ। महेंद्र ने कहा। दास तो तुम होगे रानी पूर्णिमा के। रात को मेरे लिए गुलदस्ता बनाकर लाना, मैं इंतजार करूंगी, नैना ने कहा और फिर तेजी से वापस पलट कर चल दी। महेंद्र दिल पकड़ रह गया। उसका ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि किस्मत उस पर यूं मेहरबान हो जाएगी। बजाते खुद वो एक नेक नौजवान था। उदय चंद जी के गांव का था, लावारिस था। उदय चंद ने उसे नौकर रख लिया था। इस वक्त उदय चंद के टुकड़ों पर पल रहा था, पर उदय चंद ने उसे अपना आलाकार बना लिया था। जो कुछ उससे कहा गया था कर रहा था। पूर्णिमा के खिलाफ जो कुछ करने को कहा गया था कर रहा था और उससे उसकी जान निकलती थी। लेकिन बाद में उदय चंद जी ने उसे समझा दिया था
कि असल काम क्या है, और असल काम ऐसा नहीं था जिसे वो ना कर सकता। अरमान उसके दिल में भी थे, लेकिन उसे अपनी हैसियत मालूम थी। सूरत शक्ल का वाकई अच्छा था। गरीब की हर चीज़ नाकाबिले तवज्जो होती है, इसलिए उसकी सूरत पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी थी। और अब ज़िंदगी में पहली बार उसे तवज्जो मिल रही थी, वो भी बहुत बड़ी जगह से। उसके दिल में खुशियाँ समा गई। नैना उसके ख्यालों में सवार हो गई। वो हर वक्त इसमें डूबा रहता था। उसने फूल तोड़े और चंपा के फूलों का गुलदस्ता रानी पूर्णिमा के लिए बनाया, और फिर गुलदस्ते को सजाने के बाद दोबारा बाग में वापस आया। उसने दिल की तमाम उमंगों को जमा किया, एक हसीन तरीन गुलदस्ता बनाया, बेचैनी से रात का इंतज़ार करने लगा। और फिर जब रात भीग गई तो दिल में आरजुओं के गुलशन सजाए वो नैना की ड्योरी तक बढ़ गया। उसके दिल में सैकड़ों वसवसे जन्म ले रहे थे। न जाने नैना ने कहा हो, मुमकिन है वो भूल गई हो या सो गई हो, कहीं उसके पहुंच जाने से वो नाराज़ ना हो जाए। उन्हें वसवसों में घिरा हुआ वो नैना के मकान पर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था, दरवाजे में कदम रखा, आगे बढ़ा, बरामदे में पहुंचा। फिर किसी ने उकब से उसके शानों पर हाथ रख दिए। वो घबराकर पलटा और उसकी आंखें रोशन हो गईं। नैना एक हसीन साड़ी बांधे, मांग में मोती सजाए उसकी मुंतजिर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल के डोरे लहरा रहे थे, बालों में चंपा के वही फूल महक रहे थे जो महेंद्र ने सजाए थे। वो मीठी निगाहों से उसे देख रही थी। नैना देवी, उसने लरसती आवाज में कहा। बड़ा सुंदर गुलदस्ता है, नैना ने उसके हाथों की तरफ देखते हुए कहा, और उसके दोनों हाथ आगे बढ़े। वो झुका और उसने गुलदस्ता नैना के कदमों में रख दिया। अरे अरे, इसकी जगह कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। नैना ने वो गुलदस्ता उठा लिया और फिर उसने अपने रुखसारों से लगा लिया और शरारत भरी नजरों से महेंद्र को देखने लगी। नैना देवी, आपने मुझे बड़ी इज्जत दे दी है, मैं इस काबिल नहीं, उसने लरसती हुई आवाज में कहा। बातें बनाना बहुत आती हैं और तुम मेरी बात नहीं मानोगे। आइंदा अगर तुमने मुझे नैना देवी कहा तो। नैना, सिर्फ नैना। क्या क्या मैं कर रहे हो, अंदर आओ। नैना ने बेतकल्लुफी से उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटती हुई अंदर ले गई। अंदर उसने उसे एक तख्त पर बिठाया और खुद उसके सामने खड़ी हो गई। नैना, मैं सपना देख रहा हूँ शायद। मुँह धो लो, आंखों की नींद चली जाएगी। नींद तो अब शायद कभी ना आए नैना। क्यों? बस अब तो सोते जागते तुम ही निगाहों के सामने रहोगी। अब तो एक गरीब माली की जिंदगी बर्बाद हो गई है नैना। जाने मेरा क्या इंजाम हो। दिल दुखाने वाली बात मत कर मोहिंदर। अगर तुम मुझे कबूल कर लो तो मैं जीवन भर के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। नैना आगे बढ़ आई। उसने अपना सर महेंद्र के चौड़े सीने पर रख दिया। महेंद्र के हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़ गए। नैना, नैना, न जाने मैंने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया जिसका फल मुझे मिल रहा है। नैना, मेरे कदम आकाश पर पड़ गए हैं, अब धरती की तरफ देखने को दिल नहीं चाहता। तो तुम्हें धरती की तरफ देखने को कौन कहता है? नैना ने इटलाते हुए कहा और महेंद्र के बाल बिगाड़ दिए। महेंद्र के जलते हुए होंठ उसके होंठों की तरफ बढ़े और नैना खिलखिलाती हुई अलग होकर मसहरी पर लेट गई और महेंद्र खड़ा उसे देखता रहा। महेंद्र, नैना ने उसे आवाज़ दी, ये फूल मेरी मांग में सजा दो, उसने मखमूर आवाज़ में कहा। वो फिर गुलदस्ता लिए आगे बढ़ाया और फिर जूं ही नैना के बालों में फूल लगाने के लिए झुका तो नैना शरारत से अपनी जगह से उठ गई। महेंद्र के चेहरे पर मुसरत ही मुसरत थी। नैना भी खुश थी। महेंद्र उसे पुरशौक निगाहों से देख रहा था। इस काम से आया था नैना, और क्या हो गया न जाने अब मेरा जीवन कैसे सवार्थ होगा। इस काम के लिए आए थे महेंद्र, नैना ने भी उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहा। क्या बताऊं नैना, बस तुम्हारे लिए आया था। भगवान उदय चंद जी को सुखी रखे। उदय चंद जी ने तुम्हें यहाँ लगाया है? हाँ नैना, बस उन्हीं का ले पालक हूँ, बस यही समझो। मुझे अपने बारे में बताओ महेंद्र, अब हमारे दरमियान दूरी कहाँ रही है, उसने कहा। और महेंद्र फिर चूम पड़ा। उसने अजीब सी नजरों से नैना को देखा, उसे देख रही थी। क्या बात है महेंद्र, मुझे बताओ, किस काम के लिए यहाँ आए थे? कोई खास बात नहीं नैना, बस यूं ही। मुझसे छिपाओगे महेंद्र? देखो, मैंने अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया। तुम अपने राज मुझसे राज रखना चाहते हो। तुम्हारी मोहब्बत मिल जाने के बाद तो अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही है। तुमसे क्या छुपाऊंगा, लेकिन इस राज में मेरा जीवन है, वरना कोलू में पिसवा दिया जाऊंगा। कौन से राज की बात कर रहे हो महेंद्र? और ये कोलू में पिसवाने की बात तुमने क्यों कही? जिसे कहो उसे कोलू में ज़रूर पिसवा दिया जाएगा। तुम नैना की हकीकत से वाकिफ नहीं हो। बताओ क्या बात है? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। किसकी मजाल के तुम्हारी तरफ बुरी निगाह से देखे। पूर्णिमा मेरी प्यारी सहेली है, मेरे एक इशारे पर जिसे मैं कहूँ उसे बर्बाद करा देगी। महेंद्र किसी सोच में गुम हो गया। उदय चंद जी के बारे में अच्छी तरह जानता था, उनकी धमकी भी याद थी। नैना के लिए तो जीवन दान किया जा सकता था, अगर उससे छुपाया तो खफा हो जाएगी। चुनाचे उसने पूरी कहानी नैना को सुना दी कि किस तरह लैलावती को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसका सहारा लिया गया है। उसने ये भी बता दिया कि उदय चंद जी रोजाना रात को लैलावती के पास जाते हैं। नैना दांतों में उंगली दबा कर रह गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि लैलावती की दास्तान इस तरह उसके इल्म में आ जाएगी। महेंद्र का हुस्न उसकी चाहत बना था, लेकिन महेंद्र यूं भी बड़े काम का साबित हुआ। चुनाचे उसने महेंद्र की गर्दन में बाहें डाल दी। तुम नहीं जानते महेंद्र, तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने पूर्णिमा के एक दुश्मन का निशानदेही की है। उदय चंद का किरदार समझ में नहीं आ सका, लेकिन वो चालाक है। उन्होंने हाथों
जो है घाटे का सौदा नहीं किया। बहरहाल तुम चिंता ना करना, अब तो तुम्हारा जीवन मेरा अपना जीवन है। कल रात मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, आओगे ना? मैं तो यहाँ से जाते ही रात का इंतज़ार करना शुरू कर दूँगा। अब तुम्हारे बिना चैन कहाँ। और फिर आखिरी बूसे के बाद महेंद्र वहाँ से वापस चला गया। सुबह का आखिरी सितारा आसमान पर जगमगा रहा था। नैना की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे वसाल महबूब मिला था और उसके साथ ही अनोखा राज भी इसके हाथ आ गया। पूर्णिमा की दुश्मन नंबर 2 भी उसके सामने नंगी हो गई थी और नैना खुशी से पागल हुई जा रही थी। वो बेचैनी से सुबह का इंतजार करने लगी। चंदर बदन बेचैनी से नैना की मुंतजिर थी। उसे नैना से बहुत से मशवरे करने थे। रात को श्रीत चंद्र ने कहा था कि कल शाम नैनवा महाराज ने तमाम रानियों को बुलाया है। वो मंदिर में पूजा पाठ कराएंगे और रानियों को आशीर्वाद देंगे। पूर्णिमा भी इन रानियों में शरीक होगी। चंदर बदन जानती थी कि महाराज का इस तरह बुलाना खाली इल्लत नहीं, जरूर कोई खास मामला है। चुनाचे वो अपने इकदाम का फैसला करना चाहती थी। नैना पहुंची तो उसके रंग ही निराले थे। इसका चेहरा खिला हुआ था, आंखों में रात का खुमार जाग रहा था, होंठों पर मुस्कुराहट थी। पूर्णिमा ने उसे देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या बात है नैना, आज देर कैसे हो गई? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बस देर हो गई महारानी जी, नैना ने शर्माते हुए कहा। अरे अरे, क्या पाला मार दिया? पूर्णिमा ने उसकी पीठ पर धूल मारते हुए पूछा और नैना ने गर्दन हिला दी। अरे कब, किस तरह? पूर्णिमा इश्तियाक से बोली और नैना ने शर्माते हुए उसे पूरी दास्तान सुना दी। पूर्णिमा मुस्कुराते हुए गर्दन हिला रही थी। एक बार फिर उसकी आंखों में केश की शक्ल घूम गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई तासुर नहीं पैदा होने दिया। फिर बस अब तेरी किस्मत खुल गई। अब तुझे किस बात की चिंता है, लेकिन महेंद्र के चक्कर में हंसकर हमें ना भूल जाना। पूर्णिमा ने हंसते हुए कहा। आप तो मेरी जीवन दाता हैं रानी जी, आपने इतना कर्म किया है मेरे ऊपर। बस बस बातें ना कर, तू मेरी सखी है। इसके अलावा भी महेंद्र बड़े काम का आदमी साबित हुआ राजा रानी। नैना संजीदा हो गई। वो कैसे? उसने एक गहरे राज का इंकशाफ किया है। वो क्या? पूर्णिमा ने नैना की संजीदगी की हैरत से देखते हुए कहा। नैना ने महेंद्र के राज को इंकशाफ कर दिया। पूर्णिमा का मुंह हैरत से निकल गया। नैना के खामोश होने के बाद वो कई मिनट तक उसकी शक्ल दिखती रही। क्या ये सब सच है नैना? उसने फंसी फंसी आवाज में कहा। हरफ बा हरफ सच, नैना ने कहा। बड़ी अजीब बात सुनाई है तूने उदय चंद जी, वो बूढ़ा बहुत चालाक है। उसने एक ऐसी बात कही जो मेरा अपमान थी, मगर मैंने उस वक्त माफ कर दिया था। जानती थी कि अभी हालात मेरे कब्जे में नहीं। हाँ, मैंने सोच लिया था कि एक ना एक दिन उदय चंद जी को इस अपमान का मजा जरूर चखाऊंगी। क्या बात थी रानी जी? उसने कहा था उस रात जब वो मुझे एक वशिया के लिए तरह लेकर राजमहल आ रहा था कि अगर महाराज शरद चंद्र की मुझ पर नजर ना पड़ी होती तो वो मुझे अपनी आगोश की जीनत बना लेता। राम राम, उसकी ये मिजाल, अगर महाराज ये बात सुन लें तो। मैंने उसकी बात गिरा में बांध ली थी और पर अब समय आ गया कि उसे उसके किए का मजा चखाऊं। तू तो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा काम की साबित हुई नैना। बड़ा भारी राज बताया है। महेंद्र से कह देना कि उस राज का किसी और पर इंकशाफ ना करे, वरना खेल बिगड़ जाएगा और बिन मौत मारा जाएगा। नैना मेरी सखी, रास्ते की मुश्किलात खुद ब खुद दूर होती जा रही हैं। तुमने एहसान किया है मेरे ऊपर। दासी का जीवन हाजिर है, जब चाहो ले लो राजरानी। ये कौन सा बड़ा काम है? हमें तेरी दोस्ती पर नाज है नैना, बस अब काम बन जाएंगे, हमें बहुत इंतजार है। हाँ, आज महाराज ने आज्ञा दी है कि तमाम रानियां राज मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा होंगी शाम को 5 बजे। मेरा ख्याल है चलाक साधु कोई नाटक खेलने वाला है। ओह, फिर आपने क्या किया राजरानी? कुछ नहीं नैना, तुझसे मशवरा भी करना था। मंदिर तो जाना होगा, मगर साधु के मंत्र का तोड़ जरूर तलाश करना पड़ेगा। पूर्णिमा पुरख्याल अंदाज में बोली। नैना गर्दन हिलाने लगी थी। पूर्णिमा खामोशी से कुछ सोचती रही, फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। ठीक है नैना, पहला वार महाराज नैनवा को करने दें, मैं उसकी कुव्वत आजमाऊंगी और फिर मैं उस पर जवाबी हमला करूंगी। देखते हैं कौन कामयाब होता है। पूर्णिमा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और नैना इस नाजुक सी अलबेली सी लड़की को देखने लगी जो सितारों की तरह हसीन और कलियों की तरह नाजुक थी, लेकिन जिस्म के अंग अंग में जहर कातिल छुपा हुआ था। नैना अपने जिस्म में झुंझुरी महसूस किए बगैर न रह सकी। तमाम महारानियों को एक साथ मंदिर जाना था। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं। सिर्फ महाराज रानियों के साथ पूजा में शरीक होने जा रहे थे। कुदरत ने फितरत के कानून बना रखे हैं। रात के बाद मौत का एक दिलकश, जिंदगी के बाद मौत का एक दिलकश तस्वुर है। दुनिया इन्हीं के कदम पकड़ती है जिनकी रूह आलूदा हो गई हो। चंद्र बदन ने बेशक अमर जीवन के लिए खुद कोशिश नहीं की थी, लेकिन अमर जीवन पाकर वो भटक गई थी और अब वो दुनिया को पूरी तरह अपने लिए हासिल कर रही थी। और उसे ऐसे लोग मिल गए थे जो उसकी ख्वाहिशों की तकमील करें, जैसे शरद चंद्र। वक्त मुकर्ररा पर महाराज शरद चंद्र अपनी चारों रानियों के झुरमुट में मंदिर की तरफ चल पड़े। हर रानी ने अप्सरा बनने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि आज बड़ी रानी कमलावती के दिल में भी उमंग आ गई थी और वो भी जरक बरक लिबास पहने 16 सिंगार किए मौजूद थी। लेकिन पूर्णिमा के सामने इस सज धज से आकर वो शर्मिंदा सी हुई थी। पूर्णिमा को ये एहसास था कि
कि आज रानियों का मुकाबला हुस्न है। चुनांचे इस मुकाबला हुस्न की तैयारियां उसने भी खूब की थी। नैना उसकी मशीर थी और जब वो मुकाबला हुस्न में शरीक हुई तो जगमगाती हुई रानियां खुद ही शर्मिंदा हो गई। वो खुद को कोहे नूर के मुकाबले में बेहकीकत और बदरंग पत्थर महसूस करने लगी। सबके चेहरे बुझ गए। मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हुए वो सोच रही थी कि बेशक पूर्णिमा के सामने उनके चिराग नहीं जल सकते, वो उसके कदमों की खाक भी नहीं, सिर्फ साइका के दिल की उम्मीद कि कुछ जुगनू चमक रहे थे। और ये कि जब नैनवा महाराज बताएंगे कि औलाद साइका के यहाँ होगी तो मुमकिन है महाराज के दिल में उसकी मोहब्बत जाग उठे। खुद शरद चंद्र पूर्णिमा का हुस्न देखकर मबहूत हो गए थे। कई सेकंड वो पागलों की तरह उसे देखते रहे। पूर्णिमा ने उनकी तेज निगाहों को देखकर एक अदा से शर्माकर सर झुका लिया था। तब शरद चंद्र की आंखों में फख्र गरूर के आसार पैदा हो गए थे और अब वो बड़ी शान से अकड़ कर चल रहे थे। ये घोड़े नायाब उनके खजाने में था। इस मोती की चमक उनके लिए थी, सिर्फ उनके लिए। वो उनकी दस्तरस से दूर नहीं था। दासियों का गोल मंदिर के दरवाजे पर मौजूद था। साथ चलने वालियां फूलों की पत्तियां दुमों में बिखेर रही थीं। पूजा का सामान और प्रसाद के थाल मंदिर के अंदर पहुंचा दिए गए और फिर दासियां बाहर निकल आईं और महाराज अपनी चारों रानियों के साथ मंदिर में दाखिल हो गए। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। रानियां मुजस्समों के सामने दस्त बदस्ता हो गईं और महाराज ने एक तरफ लगा हुआ घंटा खींचा, फिर उसके करीब रखा शंख बजाया और रानियां थालों में रखे चिराग रोशन करने लगी। अब महाराज नैनवा अपनी रिहाइशगाह से निकले। आज उनकी शान भी निराली थी। गिरवा लिबास, बुलंदोबाला कद, सुर्ख खौफनाक आंखें, जटाओं की तरह बिखरे बाल, सख्त हैबतनाक और भयानक चेहरा तो इस वक्त और भयानक हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए शरद चंद्र के पास आ गए। तमाम रानियों ने हाथ जोड़कर माथे से लगाए। महाराज ने हाथ बुलंद किया और फिर बुद्ध की गोद में रखा और एक चंदन थाल उठा लिया। थाली में रखे हुए चंदन में उन्होंने अपना अंगूठा डबो दिया। पहले शरद चंद्र के माथे पर चंदन का टीका लगाया और फिर रानियों की तरफ मतवज्जे हो गए। अभी तक उन्होंने आंख उठाकर रानियों को नहीं देखा। सबसे पहले कमलावती उनके सामने पड़ी और उन्होंने गौर से उसे देखते हुए चंदन तिलक उसकी पेशानी पर लगाया। दूसरा नंबर लैलावती का था। उसने टीका लगाकर महाराज से आशीर्वाद दी और तीसरे नंबर पर चंद्र बदन थी। महाराज ने चंदन में अंगूठा दबाया और अंगूठा उठाकर उसके चेहरे पर उंगली डाली। तब महाराज के पूरे जिस्म में एक थरथरी सी नमूदार हुई। उन्होंने पूर्णिमा के चेहरे पर निगाहें गाड़ दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका हाथ आगे बढ़ा और पूर्णिमा की पेशानी पर भी चंदन तिलक जगमगा उठा। अब महाराज के हवास बहाल नहीं थे। उनकी निगाहें अभी पूर्णिमा के चेहरे पर जमी हुई थी तो दूसरी तरफ पूर्णिमा की चमकदार आंखें भी महाराज की आंखों से टकरा रही थीं। हालांकि महाराज की सुर्ख आंखों में एक पल भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन पूर्णिमा बेबाकी से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों से एक पुरस्रार रोशनी फूट रही थी। पूजा होती रही मगर महाराज के दिल की हालत गैर थी। उसका जहन कहीं और था। चंद्र बदन को देखकर उनका दिल हिल गया। ऐसी सुंदरता उन्होंने सपनों में भी ना देखी थी। वो इसे देखकर दीवाने हो गए थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो इसी के खिलाफ काम करने यहाँ आए थे, इस मासूम कमल के खिलाफ। साइका जिसके पैरों की खाक भी ना थी। इस फूल को हासिल ना किया तो जीवन में कुछ ना किया। उन्होंने फैसला किया, लेकिन साइका का क्या होगा? पूजा के दौरान उनके जहन में क्या ख्यालात थे? राजा रानियां पूजा कर रहे थे, इसलिए किसी की तवज्जो उनकी तरफ नहीं थी। तब उन्होंने एक शैतानी मंसूबा बना लिया। पूर्णिमा शरद चंद्र की मुंह चढ़ी थी। उसकी बहुत सुबह थी। अगर वो शरद चंद्र की निगाह से उतर जाए तो साइका की तरह उनके हत्थे चढ़ सकती है। वो उसे लालच देंगे और उसका जीवन ले लेंगे। इस तरह उनका काम बन सकता है। उसी सूरत में अगर वो उसका पार्ट लें तो उस काम बिगड़ सकता है। साइका उनका राज भी खोल सकती है। आखिर वो एक औरत है। चुनाचे एक तीर से दो शिकार होंगे। साइका का काम भी बन जाएगा और पूर्णिमा उनकी आक्रोश में भी आ पड़ेगी। पूजा के खात्मे पर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने पहले राजा और फिर रानियों को प्रसाद दिया और फिर शरद चंद्र का हाथ पकड़कर सिंहासन की तरफ चल पड़े। भगवान तुम्हारी पूजा को स्वीकार करे। शरद चंद्र रानियों को भी बुला लो, उन्होंने कहा। फिर चंद मिनट बाद राजा, शरद चंद्र और तमाम रानियां नैनवा महाराज के सामने बैठे हुए थे। नैनवा महाराज ने एक छोटी सी कथा कही और फिर पूजा मुकम्मल हो गई। एक बार फिर उन्होंने रानियों के हाथ रख कर आशीर्वाद दी। शरद चंद्र ने कहा, महाराज मेरी ख्वाहिश है, आपको मालूम है, आज मुझे आप इसके बारे में बताएं। नैनवा महाराज ने सुरुख सुरुख आंखें उठाई, फिर भारी आवाज में बोले, तेरे और 3 ग्रहण थे शरद चंद्र, जिनमें एक टल गया भगवान की कृपा से और तेरे ऊपर साया है। हम तुझे बताते हैं कि तेरे 2 ग्रहण भी टल जाएंगे और फिर तेरा जीवन पाक साफ होगा। सुकून चैन की जिंदगी बसर करेगा और तेरी बालक की आरजू भी पूरी हो जाएगी। और तूने हमें इन रानियों के नाम नहीं बताए। हाँ महाराज, ये कमला है, कमलावती मेरी बड़ी रानी, ये लैलावती है, ये साइका और ये पूर्णिमा है महाराज, मेरी सबसे छोटी रानी, मेरा जीवन। शरद चंद्र ने प्यार से पूर्णिमा की तरफ देखते हुए कहा, कमला, लैलावती, साइका, पूर्णिमा। महाराज ने बारी बारी दोहराया, फिर आंखें बंद कर ली। कई मिनट तक आंखें बंद किए रखे और आंखें खोल दी। साइका, साइका, साइका कौन सी है? जी महाराज, साइका, कमलावती, लैलावती, पूर्णिमा। शरद चंद्र जल्दी से बोले और महाराज की आंखें साइका की तरफ उठ गईं। हाँ साइका यही है, वो जो तुझे पाठ का वारिस देगी।
औलाद इसी के भाग में है, इसी से तेरे राज का नाम रोशन होगा, महाराज ने कहा। और शरद चंद्र का मुंह हैरत से खुल गया। उन्होंने घबराई हुई निगाहों से पूर्णिमा की तरफ देखा, फिर बारी बारी तीनों दूसरी रानियों की तरफ। कमलावती और लैलावती के चेहरे लटके हुए थे। साइका के चेहरे पर मुसरत के आसार थे और पूर्णिमा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों की चमक यूं ही बरकरार थी। शरद चंद्र को कदरे सुकून हुआ। इस बात को सुनकर पूर्णिमा को दुख नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल शरद चंद्र को इस बात से तकलीफ हुई थी। वो चाहते थे कि ये एजाज भी पूर्णिमा को हासिल हो। साइका की तरफ तो उनकी तवज्जो भी नहीं थी, उसे तो वो बिल्कुल भूल चुके थे। बहरहाल हैरत और तजस्सुस के ये लम्हात गुजर गए। महाराज मुजमहिल हो गए थे। फिर पूजा खत्म हो गई और शरद चंद्र ने वापसी की इजाजत मांगी। नैनवा महाराज ने आखिरी आशीर्वाद दिया और सब वहाँ से निकल आए। रानियां अपनी दासियों के झुरमुट में अपने अपने महल को रवाना हो गईं। शरद चंद्र पूर्णिमा के साथ उसके महल में आ गए। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। पूर्णिमा उनकी कैफियत को नोट कर रही थी। अपनी ख्वाबगाह में जाते हुए शरद चंद्र महाराज ने पूर्णिमा से कहा, ये क्या कह दिया महाराज ने पूर्णिमा, ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हारे बेटे का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं वो परेशान लहजे में बोले। इसमें परेशानी की क्या बात है महाराज? जो हकीकत थी नैनवा महाराज ने बता दी। हमें राजकुमार की जरूरत है। साइका आपकी रानी है, कोई गैर नहीं। क्या इस बात से आपको दुख है कि मेरी मोहब्बत में हिस्सा लग जाएगा? नहीं पूर्णिमा, तुम्हारा प्यार मुझसे कोई छीन सकता है? चिंता ना करें महाराज, नैनवा महाराज महान हैं। उन्होंने जो कुछ कहा ठीक ही कहा। पूर्णिमा ने मोहब्बत से अपनी बाहें शरद चंद्र की गर्दन में डालते हुए कहा, कुछ भी हो पूर्णिमा, मैं लेकिन पूर्णिमा ने उनके होंठों पर हाथ रख दिया। अभी कुछ ना कहें महाराज, अभी कुछ ना कहें। राजकुमार हमें कहीं से भी मिले, हमारी मोहब्बत अपनी जगह। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। हमारा मन मैला नहीं हो रहा पूर्णिमा, तुम्हें इस बात से दुख नहीं हुआ? अरे कैसी बातें करते हैं महाराज, भला मुझे इस बात से दुख क्यों होगा कि भरत नवाज को राजकुमार मिल जाए? ये आरजू तो मेरी भी है महाराज, पूर्णिमा ने कहा और महाराज ने उसे मोहब्बत से गले लगा लिया। पूर्णिमा के होंठों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी। अभी तक कुछ नहीं हुआ उदय चंद जी, आप क्या कर रहे हैं? महेंद्र क्या कर रहा है? इसी तरह सर बुलंद है और अब तो साइका के भी भाग जाग उठे। सिर्फ मैं ही जन्म जली रह गई। मुझे बताओ उदय चंद जी, मैं क्या करूं? लैलावती उदय चंद जी की आगोश में सर रखे रो रही थी। चिंता मत कर मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। जो होगा तुम्हारे हक में होगा। ऐसा जाल फैलाऊंगा कि तुम्हारा सारा रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। उदय चंद जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अब जाल फैलाएंगे? कौन सा जाल फैलाएंगे? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। महेंद्र अपने काम में किस हद तक कामयाब हो गया है। आजकल वो रोजाना रात को उसकी ख्वाबगाह में जाता है। बस चंद रोज की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और अब तो साइका की किस्मत भी जाग गई है। अगर इससे पहले तुम्हारी किस्मत जाग जाए तो? मैं समझी नहीं। यही तो गुर की बात है। मैं साधु महाराज से बात करूंगा, हम उन्हें लालच देंगे। और लैलावती, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो ये साधु महाराज वो नहीं जो नजर आते हैं। मैं इन्हें तैयार कर लूंगा किसी भी तरह। वो अपना जॉब बदल देंगे और फिर बालक लैलावती के घर यही समझें। जो ये दूसरी बात है कि उदय चंद की औलाद हो। तुम फिक्र मत कर, जब तक उदय चंद तुम्हारे साथ है वही होगा जो तुम चाहोगी। अगर महाराज तुम मेरे पास आते ही नहीं, नैनवा सब ठीक कर लेंगे। तुम विश्वास रखो, उदय चंद ने कहा और फिर वो लैला को तसल्लियां देने लगे। लैलावती के मन में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं था और वो सोच रही थी कि शायद उदय चंद जी कुछ ना कर सकें। कुछ और ही करना होगा, यकीनन कुछ और ही करना होगा। करमू आपसे मिलना चाहता है महारानी, नैना ने अंदर आकर कहा। ओह, उसे बुलाओ नैना और तुम बाहर इंतजार करो, चंद्रबदन ने संजीदगी से कहा। और चंद मिनट बाद करमू मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। क्या खबर लाए हो करमू? चंद्रबदन या पूर्णिमा ने पूछा। ऐसी खबर महारानी जी कि आप मेरा मुंह मोतियों से भर देंगे, करमू ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जल्दी से सुनाओ करमू, देर ना करो। महाराज नैनवा साइका रानी की राजधानी से 12 मील दूर एक मंदिर में रहते थे। साइका के पिता के पुराने नमकख्वार हैं। साइका के पिता इनके अकीदतमंद हैं। अभी रानी जब अपने पिता के घर गई थी तो खास तौर से महाराज नैनवा से मिलने इनके मंदिर गई। वहाँ 3 रोज तक इनके साथ अकेली रही। इसके बाद वो वापस चली आई। ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली करमू? पूर्णिमा ने बेचैनी से पूछा। आपका दास ऐसे कामों का माहिर है। वो शख्स दास के कब्जे में है जो रानी साइका को रथ में लेकर मंदिर गया था और फिर 3 रोज के बाद उन्हें वापस लाया था। ओह करमू, काम तुमने ऐसा ही किया है कि तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दिया जाए। मांगो, क्या मांगते हो? बस रानी जी की कृपा है। और करमू को क्या चाहिए? करमू ने कहा। तो पर हमारी बात सुन ले करमू, हमारी नज़र में रियासत भरत नवाज का दीवान तुमसे ज्यादा मौजू और कोई नहीं हो सकता। ये हमारा वादा है कि एक दिन तुम भरत नवाज के दीवान होगे। महारानी जी की मेहरबानी है, दास हमेशा वफादार रहेगा, करमू ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, अब तुम वापस जाओ। अब हम नैनवा महाराज से अच्छी तरह निपट लेंगे, पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मोतियों का एक कीमती हार गले से उतार कर करमू की गोद में डाल दिया। वो अशरफियों की थैलियां उसके हवाले कर दी। करमू इज़हारे तशक्कुर करता हुआ बाहर निकल आया। अंदर बदन इसी तरह मुस्कुरा रही थी। फिर उसने धीमे लहजे में कहा,
बहुत चालाक हो साधु महाराज, आप तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे मुकाबले पर आ रहे हैं। फिर उसने नैना को आवाज़ दी। दूसरे लम्हे नैना मुस्कुराते हुए अंदर पहुंच गई। नैनवा, महाराज बहुत ही विद्वान हैं। नैना, और ऐसे विद्वान के महल में दावत ना करना पाप है। तुम आज ही महाराज को हमारी दावत का पैगाम दे दो। हम चाहते हैं कि वो एक शाम हमारे महल को रौनक बख्शें। कब के लिए कह दूं महारानी जी? नैना ने पूछा। ये उन्हीं से मालूम करना कि वो कब आ सकते हैं, चंद्रबदन ने मुस्कुराते हुए कहा। नैना अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पूर्णिमा तंज कर रही है, दर हकीकत वो महाराज से मुतासिर हो गई है। जाओ नैना, हम महाराज के जवाब के लिए बेचैन हैं, पूर्णिमा ने फिर कहा और गर्दन झुकाए बाहर निकल गई। लैलावती पूरी जान से लरज रही थी। इतना फासला तय करके वो मंदिर आई थी। उसका दिल में चोट था, वरना मंदिर आना कोई बुरी बात नहीं थी। वो तो पवित्र जगह थी। यहाँ आने से पहले उसने बहुत कुछ सोचा। उसके दिल में वीराने ही वीराने थे। वो जुलापे में अपने महबूब को देख चुकी थी। उदय चंद से वो सिर्फ अपने दिल की जलन को दूर करने के लिए ही मिलती थी, वरना धर्मेंद्र को वो भूली नहीं थी। धर्मेंद्र उसके बचपन का महबूब था। उसके साथ उसने अपनी कवारी जिंदगी गुजारी थी। वो उसे सबसे ज्यादा अजीज था। वो उसे बहसीत पति नहीं मिल सका था। इसकी कसर उस वक्त पूरी हो गई जब धर्मेंद्र महल में आ गया और वो चोरी छिपे ही उससे मिलती रही। लेकिन औरत, दुनिया के बड़े बड़े मुफक्करों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये सब कुछ कहकर वो भी मुतमईन ना हुए होंगे। उन्हें एहसास होगा कि उनकी तहकीक नामुकम्मल है, वो इनके ख्याल से बालातर है। वो न जाने क्या है, न जाने किस वक्त वो क्या होती है, न जाने इस दुनिया में कौन सी शय सबसे ज्यादा अजीज है। शरद चंद्र लैलावती के पति थे, लेकिन जब वो ब्याह के इनके महल में आई, उसने खुद को शरद चंद्र की आगोश में दिया था तो उसके तसव्वुर में धर्मेंद्र था। उसने खुद को अपने महबूब के तसव्वुर में करके शरद चंद्र की आगोश कबूल कर ली थी, और उसके बाद भी यही कैफियत थी। शरद चंद्र को बहैसियत शरद चंद्र के उसके दिल ने कबूल नहीं किया था, लेकिन उन्हें शरद चंद्र को पूर्णिमा की तरफ मतवज्जे पाकर वो बेचैन हो गई। उसने इस जलापे को में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपना महबूब भी, और अपने महबूब की कुर्बानी ने भी उसके हवास दुरुस्त नहीं किए, और पूर्णिमा को शिकस्त देने की तलब और बढ़ गई। उसने अपने आप को उदय चंद जी के हवाले कर दिया। अबूल हवस शख्स ने इसकी जलन और हसद से भरपूर फ़ायदा उठाया और उसे बेवकूफ़ बनाता रहा। लैलावती उसके जाने के बाद से नैनवा महाराज के बारे में सोचती रही। जो वो उसके बारे में सोचती रही तो उसे एहसास हो रहा था कि दर हकीकत नैनवा महाराज बहुत बड़ी ताकत हैं। अगर वो उसकी मदद पर तैयार हो जाएं तो फिर कौन है जो इसके मुकाबले पर टिक सके। ये सोच उसके दिल में जकड़ पकड़ती और वो बिलाखिर में नैनवा महाराज के पास चल पड़ी। उसने तय कर लिया कि हर कीमत पर नैनवा महाराज को अपनी मदद पर आमादा करेगी, उसके चरणों में सर रख देगी, रो रो कर उन्हें अपनी विपदा सुनाएगी। ऋषि मनी आदमी है, वो तो तकदीर बदल सकते हैं। चुनाचे वो मंदिर पहुंच गई। यहाँ तक आ तो गई, लेकिन यहाँ आने के बाद सोच रही थी कि उसका ये कदम दुरुस्त है भी या नहीं। बहरहाल इस तरह गोमगू के आलम में यहाँ खड़े रहना भी बेवकूफ़ी थी, इसलिए वो लरजते कदमों से अंदर दाखिल हो गई। मंदिर के सहन से गुजर कर वो पूजा वाले हॉल में दाखिल हो गई। उस जगह बड़े बड़े बुत नस्ब थे। उसने हजरत भरी निगाहों से उन बुतों को देखा। ये सब उसके ख्याल में किस्मतें बदलने पर कादिर थे। लेकिन वो क्या चाहती है? कृष्ण भगवान के सामने खड़े होकर उसने सोचा, वो क्या चाहती है? क्या वो अपने प्रेमी को हासिल करना चाहती है? मगर शरद चंद्र उसका प्रेमी नहीं। उसने खुद तो अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था। हाँ, धर्मेंद्र ही तो उसका प्रेमी था। शरद चंद्र को तो उसने एक आंख पसंद नहीं किया। वो तो बहालत मजबूरी उन्हें बर्दाश्त करती रही थी। वो क्या चाहती थी? और उसके दिल से आवाज़ निकली, सिर्फ पूर्णिमा का जवाल, उसकी मौत। हाँ, पूर्णिमा की जिल्लत, और इसके अलावा उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी वो यही सब कुछ सोच रही थी कि उसे अपनी पुष्ट पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो सहम गई और फिर उसने नैनवा महाराज को अपनी पुष्ट पर पाया। ओम शंकर। नैनवा महाराज की रोबदार आवाज़ उभरी और लैलावती के बदन में थरथरी पैदा हो गई। तब नैनवा महाराज ने उसके कमर पर हाथ रख दिया और उनकी नरम आवाज़ उभरी, कौन है तू सुंदरी? इस समय क्यों आई है? महाराज, महाराज, मैं लैलावती हूँ महाराज। और नैनवा महाराज उसे गौर से देखने लगे। उनकी आंखें चर्च के नशे में अंगारे की तरह दहक रही थीं। लैलावती, रानी लैलावती। पर इस समय मेरा मन शांत नहीं महाराज। लैलावती ने महाराज के लिबास का पल्लू पकड़ लिया। महाराज उसे गौर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत से तासरात नजर आ रहे थे। फिर उनके होंठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट रेंग आई, लेकिन ऐसी मुस्कुराहट जिसे कोई समझ ना सके। उनकी निगाहों ने लैलावती के जिस्म का अंदाज़ा कर लिया था। फिर वो भारी आवाज़ में बोले, साधुओं से क्या छुपा है लैलावती? हम जानते हैं कि तेरे मन की शांति लूट ली है किसी ने। आप महान हैं महाराज, आप महान हैं। मगर तू फिक्र ना कर, पूर्णिमा का सूरज डूबने वाला है, होश डूबने वाला है। महाराज, लैलावती ने शिद्दत जज्बात से नैनवा महाराज का बाजू पकड़ लिया। आंखें हैरत और अकीदत से फैल गई थीं। वो नैनवा महाराज की महान शक्ति की कायल हो गई थी। नैनवा महाराज दिलों का हाल जानते थे। ये उसके भाग थे कि उसने उनके पास आने का फैसला किया। अब वो नैनवा महाराज के कदमों में बैठ गई। उसने उनके दोनों पाँव पकड़ लिए और उनके साथ सिमट गई।
मेरे मन को शांत कर दो महाराज, मुझे शांति दे दो। मैं भस्म हो रही हूँ, चारों ओर से निराश हो गई हूँ। अब तू ही मुझे सहारा दो महाराज। हम तुझे सहारा देंगे सुंदरी, उठ। हम प्रेख पार्वती से तेरे लिए कुछ करेंगे। जखमंडल में बरमती के सामने मुक्ति का नाच दिखा। महान बरमती तेरी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। महाराज ने लैलावती का बाजू पकड़ा और फिर वो उसे उठाए हुए अपनी खौफगाह में चले गए। उनके चेहरे पर शैतान रक्स कर रहा था। लैलावती जवान थी, खूबसूरत थी। उनके पास आई खुद और फिर वो किस तरह उसे ठुकरा देते। हालांकि जिस वक्त उन्होंने ये सब देखा था उस वक्त से उनका दिल पूर्णिमा के बारे में ही सोच रहा था। वो तो पूर्णिमा के मुंतजिर थे, लेकिन इस हसीन लड़की को शायद अपने हुस्न का एहसास है। वो खुद चलकर यहाँ नहीं आएगी। खैर कोई हर्ज नहीं, भरत नवाज के महल में इन्हें जो कुछ मिल जाए। लैलावती कौन सा बुरी थी। उन्होंने स्याह रंग के एक बरहना बुत पर से पर्दा खींच दिया। फिर उन्होंने इसके सामने दोनों हाथ जोड़े। उनकी आवाज़ उभरी, महान ब्रह्मती तेरी दासी तुझसे कुछ मांगने आई है। देना ना देना तेरे इख्तियार में है। इसे देख, इसकी सुन, ये बड़ी आस लगा कर आई है। बूढ़े नैनवा की आवाज़ बेहद पुरस्रार थी। लैलावती एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगी। फिर महाराज लैलावती की तरफ मुड़े। महान ब्रह्मती सिख का देवता है, इसके चरणों में मुक्ति दान है। साड़ी उतार लैलावती, इस जैसी बन जा और फिर इसके सामने नाच। अगर तू इसे खुश करने में कामयाब हो गई तो जो कौन है जो तेरे बराबर आ सके। इसे खुश कर दे लैलावती, मेरा काम खत्म हो गया, अब तेरा काम शुरू है। लैलावती ने नैनवा महाराज के अल्फाज सुने। उसके दिल में उनकी बड़ी अकीदत थी। उसने जो कुछ सुना उसके दिल का राज जान लिया। ये महान शक्ति नहीं तो और क्या था। चुनाचे उसने नैनवा महाराज के ये अल्फाज सुने। अब उसे क्या एतराज़ हो सकता था। यहाँ सिर्फ नैनवा महाराज थे, एक महान पुरुष, और कौन था। वो तो इस जंग को जीतने के लिए क्या कुछ कर ना चुकी थी। उदय चंद जैसे फूल, हवस और काबिल नफरत बूढ़े ने उसका शबाब लूटा था और आज तक उसे बेवकूफ़ बना रहा था। और अब अगर वो अपने शबाब पर नाज करती भी तो किस पर। अब उसे पूछने वाला कौन था। नैनवा महाराज एक तरफ मुड़ गए। उन्होंने एक अलमारी खोलकर सुर्ख रंग का एक सा निकाला और उसे गिलास में कुछ अंडेलने लगे। लैलावती की निगाहें बरमती की बरहमना मुजस्मे पर जमी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ अपनी साड़ी की तरफ बढ़े। उसी वक्त नैनवा महाराज पलटे। उनके हाथ में एक गिलास था। बरमती के होंठों से छुआ हुआ अमृत तेरा जीवन सुधार देगा, पी ले इसे, पी जा। और लैलावती ने कांपते हाथों से अमृत ले लिया और दूसरे लम्हे उसके सीने में जलती हुई लकीरें उतर गईं। उसने अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन बरमती की मुंतजिर निगाहें उसे देख रही थीं। न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद धड़कने लगे, जिस्म लचकने लगा। वो रक्स कर रही थी और महाराज दीवार से टेक लगाए उसे देख रहे थे। उनकी आंखों की खौफनाक चमक और बढ़ गई थी। बरमती के होंठों से छुए हुए अमृत ने लैलावती के अंग अंग में मस्ती जगा दी थी। वो बेखुद होकर नाच रही थी और महाराज की आंखों का नशा बढ़ता जा रहा था। वो खुद भी अमृत के कई गिलास चढ़ा गए थे। फिर वो आगे बढ़े। लैलावती इसी तरह मस्त होकर नाच रही थी। अब अचानक महाराज ने उसे अपने बाजुओं में ले लिया। तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई लैलावती, बरमती ने तेरे लिए रास्ता बना दिया है। मैं तुझे बताऊं कि तू शरद चंद्र को अपनी मुट्ठी में कैसे जकड़ सकती है। मैं तेरी प्रार्थना मुकम्मल कर दूं। रत्नवास का राजकुमार अब तेरी कोख से जन्म लेगा, लेकिन वो शरद चंद्र की औलाद नहीं होगा। मैं तुझे राजकुमार दूंगा। वो लैलावती को बाजू में दबोचे हुए छप्पर घाट तक पहुंच गए। लैलावती को ना इस वक्त राजकुमार की जरूरत थी, ना शरद चंद्र की। वो पूर्णिमा के इंतकाम की आग में सुलग रही थी। उसके मन में एक अलाव जरूर जल उठा था और ये अलाव उसके पूरे शरीर को फूंके दे रहा था। लेकिन नैनवा महाराज हर किस्म के अलाव उसको सर्द करना जानते थे। और आधी रात गए जब लैलावती बदमस्त कदमों से अपनी खौफगाह में दाखिल हुई, उसके मन में ठंडक ही ठंडक थी। अब उसे शांति मिल गई थी। नैनवा महाराज ने गहरी निगाहों से नैना को देखा। अभी तक उन्होंने महल की दासी बुरा निगाह से नहीं देखा था। जब वो रानियों में खेल रहे थे तो दासियों की क्या हैसियत थी। नैना का रूप उन्हें पसंद आया था। यूं नैना जब से चंद्र बदन की मुँह चढ़ी हुई थी तब से उनका रूप खूब निखर आया था। क्या बात है सुंदरी, उन्होंने निगाहें उठाकर पूछा। मैं रानी पूर्णिमा की दासी हूँ, नैना ने जवाब दिया। दासी? नैना महाराज ने उसे घूरते हुए कहा और नैना ने गर्दन हिला दी। नैनवा महाराज उसे बुरी तरह घूर रहे थे। फिर उन्होंने गर्दन झटकते हुए कहा, लेकिन ये अन्याय है। क्या महाराज? नैना ने चौंक कर पूछा। वो नैनवा महाराज से इस कदर मुतासिर थी, इस कदर दूसरे सायका का राज उसे मालूम था, वरना शायद वो भी महाराज से मरूब हो जाती। तेरा रूप रानियों का है, दासी का नहीं। रूप की रानी को रानी ही होना चाहिए। मैं तेरा हक तुझे दिलाऊंगा। मैं दासी ही भली महाराज, रानियों की तरह ऐश कर रही हूँ, नैना ने तंजिया अंदाज में कहा। और नैनवा चूम कर उसे देखने लगे। ये जवाब उनकी तवक्को के खिलाफ था। चुनाचे वो संभल गए, खास तौर से इसलिए कि वो पूर्णिमा की दासी थी और इस वक्त पूर्णिमा उन्हें ज़्यादा अजीज थी। वो कोई गड़बड़ करके काम बिगाड़ना नहीं चाहते थे। बहरहाल उन्होंने नैना को फहरिस्त में शामिल कर लिया। अगर तू खुश है तो ठीक है, हम तो संसार को खुशियाँ देने ही आए हैं। अगर तू आई क्या महारानी का एक महारानी का एक संदेशा लाई हूँ।
रानी पूर्णिमा का, हाँ महाराज। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या संदेश है? महारानी जी अपने महल में आपसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर महाराज महल में भोजन करें तो उनके बड़े भाग। पूर्णिमा बड़ी नेक है, पर उसके माथे पर न जाने क्यों ग्रहण का निशान है। इससे कहो कि वो मंदिर चली आए, जब उसका मन चाहे। मंदिर के द्वार तो हर वक्त खुले रहते हैं। रानी जी की ख्वाहिश है कि आप महल को अपने पवित्र चरणों से और पवित्र कर दें महाराज। यहाँ तो वो आ ही सकती हैं। नैनवा महाराज कुछ सोचने लगे, फिर उन्होंने कहा, हमें कब आना है? ये आपकी मर्जी है महाराज, जब आपके पास समय हो। महारानी तन्हाई में आपसे मिलना चाहती हैं, तो उसके लिए कल दोपहर ठीक रहेगी। उस वक्त शरद चंद्र महल में नहीं होता। ठीक है महाराज, मैं महारानी को ये खुशखबरी सुना दूँ। हाँ, कल दोपहर हम उसके पास आएंगे और तू हमारे साथ आ, हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। महाराज ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा, इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ मौजूद है। जब ज़रूरत होगी तो आ जाऊंगी। नैना ने जल्दी से अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा और फिर वे उन्हें प्रणाम करती हुई छबाक से बाहर निकल गई। नैनवा महाराज गुस्से से होंठ काटते रह गए। फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है सुंदरी, तेरा बुरे समय ऊश आ रहा है और फिर तुझे बहुत कुछ ज़रूरत होगी। वो गर्दन हिलाते हुए वापस लौट गए। नैना कहका लगा रही थी, चंद्रबदन भी उसके साथ हंस रही थी। कल महाराज से मेरी सिफारिश कर देना महारानी जी, रानी बन जाऊं तो अच्छा है। नैना ने हंसते हुए कहा, तू तो अभी रानी है नैना, अब महेंद्र की। चंद्रबदन ने कहा और उसके जहन के गोशे में फिर राकेश सड़क आया। उसकी आंखों में उदासी की एक लकीर आ गई। नैना के चेहरे में भी शर्म के आसार फैल गए। कैसी गुजर रही है नैना? चंद्रबदन ने फिर सवाल किया। बस रानी जी, आपकी कृपा है। वो नगोड़ा तो सचमुच प्रेम करने लगा है मुझसे। तेरी शक्ल ऐसी ही है नैना, वरना नैनवा महाराज तुझे रानी बनाने पर क्यों मायल हो जाते। बात ना करो रानी जी उस बूढ़े भगड़े की, न जाने क्या समझता है खुद को। तू उसके साथ चली तो जाती नैना, देखती तो सही वो तुझे कैसे रानी बनाता है। चंद्रबदन ने हंसते हुए कहा, मुंह नोच लेती कमीने का, सारी शक्ति धरी की धरी रह जाती। अगर आप उसे इज्जत देती रानी तो मैं उसके साथ जरूर जाती और फिर मैं देखती वो कितना महान साधु है। इज्जत? चंद्रबदन ने होंठ दबाते हुए कहा, इज्जत तो मैं उसे ऐसी दूंगी नैना कि तू देखती रह जाएगी। और नैना हंसने लगी। उसी रात शरद चंद्र के साथ लेटे हुए चंद्रबदन ने आहिस्ता से शरद चंद्र को आवाज दी, नाथ। क्या है पूर्णिमा? शरद चंद्र ने मोहब्बत से कहा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। शरद चंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझसे छुपाएंगे नाथ? चंद्रबदन प्यार से बोली, नहीं पूर्णिमा, बस मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह खुद को सायका के पास जाने के लिए तैयार करूँ। मेरा मन तो अब किसी रानी के पास जाने को नहीं चाहता, मगर हमें राजकुमार की ज़रूरत है महाराज। ठीक है पूर्णिमा, लेकिन अगर वो राजकुमार तुम्हारी कोख से पैदा होता तो क्या ही अच्छा होता। नाथ, महाराज नैनवा तो बड़े महान हैं, क्या वो तुम्हारे लिए कोई ऐसा जॉब नहीं कर सकता कि बालक मेरी कोख से पैदा हो? और शरद चंद्र चुप पड़े। चंद मिनट बाद चंद्रबदन की तरफ देखते रहे, फिर गर्दन हिलाते हुए बोले, ये ख्याल तो मेरे मन में ही नहीं आया था पूर्णिमा। मेरे मन में आया था महाराज, इसीलिए मैंने महाराज नैनवा को कल भोजन पर बुलवाया है। कल? हाँ, कल वो किसी समय महल में आएंगे, मैं उनसे बात करूंगी। चंद्रबदन ने कहा, वो अपना कोई पहलू कमजोर छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर दूसरे लोगों को मालूम हुआ कि नैनवा महाराज महल में आए थे तो शरद चंद्र सोच सकते हैं कि पूर्णिमा ने चोरी छुपे उसे ऐसा क्यों किया। इस तरह बात साफ हो गई थी। मगर कल वो किस समय आएंगे? दोपहर को तो मैं राज दरबार में हूँगा। चिंता ना करें महाराज, मैं उनका स्वागत करूंगी, मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है पूर्णिमा, तुम महाराज की मिन्नत करना कि वो तुम्हारे लिए जॉब करें और बालक तुम्हारे यहाँ हो, मैं उन्हें सोने से लाद दूंगा। शरद चंद्र ने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा और चंद्रबदन मुस्कुराने लगी। दूसरे दिन दोपहर को नैना महाराज नैनवा को लेने के लिए चल पड़ी। चंद्रबदन ने उससे पूछा कि क्या वो नैनवा महाराज के पास जाने से घबराती है। तो नैना ने जवाब दिया, मैं रानी पूर्णिमा की दासी हूँ, मजाल है कोई मेरी और बुरी निगाह से देखे। अगर नैनवा महाराज को अकल है तो वो होश में रहें, वरना बहुत जल्दी उनका भरम खुल जाएगा। और नैनवा महाराज अक्लमंद ही थे। आज उन्होंने नैना की तरफ कोई तवज्जो नहीं की थी। वो इस खीर को ठंडा करके खाना चाहते थे। वो बबूत मले हुए नई धोती में पूर्णिमा के महल में तरफ चल पड़े। नैना उनके पीछे पीछे थी। महाराज के जिस्म से खुशबू की महक उठ रही थी। रानी पूर्णिमा ने भोजन के कमरे में उनका इस्तकबाल किया। महाराज उसे देखते देखते ही रह गए। पूर्णिमा ने आसमानी रंग की हल्की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी कमर में एक हल्का सा जेवर था। माथे पर सुर्ख बिंदियां लगी हुई थी, जिसमें वो बेहद सादा और बेपनाह हसीन लग रही थी। नैनवा महाराज ने बामुश्किल खुद को संभाला। रानी के परनाम का जवाब देकर वो खड़ों उतर कर दस्तरखान पर जा बैठे। नैना और दासियां उनकी खिदमत करने लगी। खुद पूर्णिमा उनकी सेवा कर रही थी। तब नैनवा महाराज ने कहा, क्या तुम हमारे साथ भोजन नहीं करोगी पूर्णिमा? मेरी मजाल महाराज, मैं आपकी सेवा में खुशी महसूस कर रही हूँ। नैनवा ने इसरार ना किया। उन्होंने खामोशी से भोजन किया। खूब डट कर खाने के बाद वो फारिग हो गए। पूर्णिमा ने उनसे दूसरे कमरे में चलने की दरख्वास्त की।
महाराज उठकर उसके साथ चल पड़े। पूर्णिमा उन्हें अपनी ख्वाबगाह में लाई। नैना को इससे ने पहले से होशियार कर दिया था। आज नैना ने कबाड़ भिड़े और अब कमरे में पूर्णिमा और नैना महाराज के अलावा और कोई नहीं था। नैना महाराज की खुशियों का ठिकाना नहीं था। गोहरे मकसूद इस आसानी से उनके हाथ आ जाएगा उन्होंने तो सोचा भी नहीं था। पूर्णिमा तो बहुत कमज़ोर निकली। बैठिए महाराज, पूर्णिमा ने अदब से कहा और नैनवा महाराज बैठ गए। चंद्र बदन उनके सामने एक जगह बैठ गई थी। हम तेरी सेवा से खुश हुए पूर्णिमा, बता हमसे क्या चाहती है। उन्होंने पूर्णिमा को घूरते हुए कहा, महाराज कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। हम जानते हैं पूर्णिमा तुम हमसे क्या कहना चाहती हो। हम सोच रहे हैं कि हम तुझे क्या जवाब दें। आप कुछ नहीं जानते महाराज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। चंद्र बदन ने मुस्कुराते हुए कहा और नैनवा महाराज चूक कर उसे देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि बात कुछ और है। क्या तुम हमारा अपमान करना चाहती हो पूर्णिमा? क्या तुम हमारे बरसों की तपस्या, बरसों के ज्ञान को झूठा साबित करना चाहती हो? उन्होंने भारी आवाज़ में कहा। नहीं महाराज, आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। ऐसे सवाल? नैनवा महाराज ने गजबनाक आवाज़ में कहा। ठंडे दिल से महाराज, ठंडे दिल से। आप मेरे लिए महान हैं, मैं आपका अपमान कैसे कर सकती हूँ? सवाल कर, हम जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल ये है महाराज कि राजा सिंहासन के नीचे सांप किसने डाला? बदन ने कारी वार किया और नैनवा महाराज उसे घूरने लगे। क्या मतलब है इस सवाल का? उन्होंने पूछा। मैं इस नाटक के सवांगियों के बारे में मालूम करना चाहती हूँ जो आपने रचाया था और कौन कौन शरीक था आपके साथ। बदन ने मजबूत आवाज में पूछा। इसे नाटक कहकर मुझे गाली दे रही है पूर्णिमा? नैनवा महाराज तैश के आलम में बोले। वो कुर्सी से खड़े हो गए थे। बड़े छोटे दिल के हैं महाराज, एक ही वार में चत हो गए। हालांकि ये वार उस वजन का नहीं था जिस वजन का वार आप मेरे ऊपर कर चुके हैं। बदन ने मुस्कुराते हुए कहा। पागल हो गई है पूर्णिमा, साधुओं का अपमान न कर, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तेरी शक्ल बिगड़ जाएगी। धीरज रखे महाराज, धीरज रखे। आप शायद मौके की नजाकत नहीं समझ सके, समझने की कोशिश करें। सुकून से वार सहें, वार करें। अगर आप एक ही बात में मैदान छोड़कर भाग गए तो फिर आप वो सब कुछ कैसे कर सकेंगे जो करने के लिए आप साइका की रियासत के नवाही इलाके से यहाँ आए हैं। दर हकीकत ये दूसरा कारी वार था। नैनवा महाराज की अकल ठिकाने आ गई। तमाम रोब जलजलाल खाक में मिल गया। फटी फटी आंखों से इस खूबसूरत लड़की नहीं, इस खूबसूरत नागन को देख रहे थे जो ऊपर से बड़ी सुंदर थी लेकिन अंदर से उसमें खौफनाक जहर ही जहर भरा हुआ था। और अब उनकी टांगें साथ छोड़ गई थीं। वो अपनी मर्जी से खड़े भी ना हो सकते थे। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया महाराज कि आप साइका से पैदा होने वाले बालक मेरे पेट में मुंतकिल कर दें। मेरी शक्ति को कोई खतरा नहीं। मैं कल भी महान थी, आज भी महान हूँ और कल भी महान रहूंगी। हाँ, मुझे आप पर तरस आता है जो इतनी मामूली सी हैसियत लेकर मेरे मुकाबले पर आए थे। कौन है पूर्णिमा, तू कौन है? मैं शक्ति हूँ साधु महाराज, और तुम मेरे सामने एक हकीर भेड़िए। मैं जब चाहूँ तुम्हें चुटकियों में मसल सकती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में क्या नहीं जानती। सुनो, तुम साइका की रियासत से बारे में मील दूर एक मंदिर में पड़े रहते थे। फिर साइका तुम्हारे पास गई और 3 दिन तक तुम्हें खुश करती रही। उसने तुम्हें एक बात पर तैयार कर लिया कि भरत नवाज आओ और राजकुमार की आमद की खबर सुनाओ। तुम पूजा पाठ छोड़कर यहाँ आया और तुमने राज दरबार में सांप का नाटक खेला। बोले महाराज तुम्हारे जाल में फंस गए और उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया। महाराज, क्या मैं ये भी बताऊं कि अगर साइका के बालक हुआ तो वो शरद चंद्र का नहीं, तुम्हारा होगा। मैं क्या नहीं जानती महाराज। रात जब तुम साइका की नादानी से फायदा उठा रहे थे, उससे वादा कर रहे थे कि वो बहुत जल्दी शरद चंद्र की चहेती बन जाएगी, बालक होने का नाटक रचाओगे, तब मैं तुम्हें देख रही थी महाराज। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत से लोग तुम्हें देख रहे थे जो मेरे वफादार हैं और महाराज उन पर भरोसा रखते हैं। अगर मैं चाहती महाराज उसी वक्त तुम्हारा भरम खोल सकती थी। इसके बाद तुम खुद सोचो कि तुम्हारा और साइका का क्या हशर हुआ। अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तुम जैसे कमज़ोर इंसान पर हाथ उठाना नहीं चाहती थी। फिर हम सब मंदिर गए और तुमने मेरे ऊपर वार कर दिया। उसके बाद चुप हो जा पूर्णिमा, चुप हो जा। दीवारों के भी कान होते हैं, चुप हो जा। नैनवा महाराज का पूरा जिस्म सीना से कांप रहा था। उसकी आंखें वहशतनाक तौर पर फट गई थीं। वो खौफ से थर थर कांप रहे थे और चंद्र बदन हकारत से उन्हें देख रही थी। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर नैनवा महाराज रुख निगर कर बोले, फिर क्या चाहती है पूर्णिमा? मेरे साथ क्या सलूक करना चाहती है? इसका फैसला आप खुद कर लें नैनवा महाराज। आप ही मुझे बताएं कि साइका के लिए आपने मुझे महाराज शरद चंद्र की निगाहों से गिराने की जो कोशिश की, उसके जवाब में मैं आपके साथ क्या सलूक करूं? मुझे माफ़ कर दे पूर्णिमा, मुझे माफ़ कर दे। मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊँगा। मैं फिर कभी इधर का रुख नहीं करूँगा। नैनवा महाराज गिड़गिड़ाने लगे और पूर्णिमा के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। ऐसी ओछी बात मत करो नैनवा महाराज। बिल्कुल नहीं। मैंने तो आपको मुकाबले का इंसान समझा था, मगर आप तो बहुत बुज़दिल निकले। आपने जो विष उगला है उसके बारे में क्या ख्याल है?
अगर तू चाहे तो मेरा भरम रहने दे, मैं अपनी बात पलट दूंगा। मैं किसी ना किसी तरह शरद चंद्र का विश्वास दिला दूंगा कि मेरा पहला ख्याल गलत था। बालक तेरे यहाँ होगा, ये मेरा काम है पूर्णिमा, मैं ओश ये सब कर दूंगा। बंदर बदन किसी सोच में गुम हो गई। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा नाम पूर्णिमा है नैनवा महाराज, भरत नवाज मेरी मुट्ठी में है। मैं आपको वो मुकाम दिला सकती हूँ जो आपके वहम में भी नहीं होगा, लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि आप मेरे वफादार हो जाएंगे। उन्हें जो कुछ बताया है पूर्णिमा, वो जाहिर करता है कि तेरी इस सुंदरता के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है, वो नहीं जो नजर आती है। मैं तेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता पूर्णिमा, मैंने सच्चे मन से तुझे बड़ा मान लिया है। मुझे आजमा ले, जिस तरह तेरा मन चाहे आजमा ले। अगर मैं अपनी बात का पक्का निकलूं तो मुझे जीवन दान कर देना, वरना तेरा अधिकार। ठीक है नैनवा महाराज, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बस अब जाओ, आराम से मंदिर में रहो। साइका को भी इत्मीनान दिलाते रहो कि तुमने उसके लिए बहुत कुछ कर दिया है। उसकी नादानी से फ़ायदा उठाते रहो। मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुमसे मिल लूँगी। ओ, मैं इत्मीनान रखूँ पूर्णिमा कि तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी? बिल्कुल इत्मीनान रखो, पूर्णिमा तुम्हारी दासी है। चंद्र बदन ने एक तंजिया मुस्कुराहट से कहा, तो अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, पूर्णिमा ने कहा। और नैनवा महाराज बादल नखास्ता पूर्णिमा के कमरे से निकल आए। उनके इश्क का भूत हवा हो गया। यहाँ तो जान के लाले पड़ गए। दर हकीकत उनकी जिंदगी पूर्णिमा के एक इशारे की मरहूने मिन्नत थी। वो जब चाहती इनका सर उतरवा सकती थी। इन्हें नहीं मालूम था कि वो जिसकी सुंदरता पर मर मिटे हैं वो तो ऋषि कन्या है। इन्हें यकीन हो गया था कि पूर्णिमा के कब्जे में जरूर कोई पुरस्कार कुव्वतें हैं जो इसे पोशीदा राज बता सकती हैं। इन कुव्वतों से वो न जाने क्या क्या काम ले सकती है। उसे हासिल करने का तसव्वुर तो अब इनके जहन के किसी गोशे में दूर दूर तक नहीं था। ऐसी अग्नियों की चाहत भी मौत होती है। वो बदहवास मंदिर में दाखिल हो गए। नैनवा महाराज कोई मामूली आदमी ना थे। उनकी पूरी उम्र इसी चक्कर में गुजरी थी। थोड़े बहुत सफली इल्म भी सीख लिए थे, लेकिन वो शुबदागरी तक थे। वो इन फितनों से लोगों को मरूब कर सकते थे, इनसे अपनी दरवेशी का लोहा मनवा सकते थे, बस। इसके अलावा और कुछ उनके बस की बात नहीं थी, और यही काफ़ी भी था। रियासती इलाके से 12 मील दूर रहने के बावजूद इनका काम चल जाता था। राजा भी इनका मुतकद था और इसके लिए किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने देता था, सिवाय एक तकलीफ, वो ये कि इस वीराने में भूले भटके में इन्हें कोई देहाती दोशीज़ा मिल जाती थी, जिसे बहला फुसला कर डरा धमका कर वो नफ्स की आग बुझा लेता था। वरना फाके साइका को जब भी इन्होंने पहली बार देखा था तो दिल पकड़ के रह गए थे, मगर वो राजा की बेटी थी, इनके बस की बात नहीं थी, इसलिए दिल खामोश कर वहीं बैठ गए थे। लेकिन फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि साइका खुद इनकी गोद में आ गिरी। उसने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया और उसकी इस हमाकत को उन्होंने ज़ाया ना होने दिया। नैनवा महाराज ने कोई हमाकत ना की साइका को। उन्होंने सुनी और उनकी रूह झूम उठी। उन्होंने मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा लिया, राजमहल की सारी दासियाँ और फिर साइका। चुनाचे वो खुशी से राजमहल आ गए और दर हकीकत वो जहाँ बहुत काम कर रहे थे, शरद चंद्र उनकी मुट्ठी में आ गया। वो जो चाहते कहकर शरद चंद्र से करा सकते थे। साइका रात उनकी ख्वाबगाह सजाने को तैयार थी। लैलावती भी मिल गई थी, लेकिन पूर्णिमा, उन्होंने पहले भी पूर्णिमा की ताकत को माना था। यहाँ अगर कोई इनकी मुकाबल हस्ती थी तो पूर्णिमा, जो शरद चंद्र के दिल पर राज कर रही थी। बहरहाल उन्होंने साइका से वादा किया था, इसलिए वो वादे को पूरा करना चाहते थे ताकि उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाए। लेकिन फिर पूर्णिमा को देखकर वो बेचैन हो गए। उन्हें एहसास था कि अगर ये हसीन ताकत इनके कब्जे में आ जाए तो दोहरा फ़ायदा है। चुनाचे उन्होंने बड़ी गहरी चाल चली थी, लेकिन इस नतीजे में उन्हें ख्वाब में भी एहसास नहीं था। इन्हें नहीं मालूम था कि अल्हड़ पूर्णिमा सिर्फ हसीन ही नहीं, इसके हुस्न की तह में खौफनाक जहर मौजूद है और पशीदा कुव्वतों की मालिक है। बिलाशुक वो बेहद खतरनाक और बहुत डरावनी साबित हो सकती है। राज मंदिर के एक गोशे में सर पकड़े वो यही सोच रहे थे कि क्या करें, क्या यहाँ से फरार हो जाएं। बिलाशुक अगर पूर्णिमा ने ये राज महाराज को बता दिया तो फिर जिंदगी के कोई इम्कान नहीं थे। शरद चंद्र इन्हें कुत्ते की मौत मार देगा। वो उन्होंने बच्चे की बात साइका के लिए कह दी थी, मगर महाराज अब भी पूर्णिमा के दीवाने थे। और फिर पूर्णिमा की पुरस्कार कुव्वतें, आखिर इससे गहरा राज कैसे मालूम हुआ? नैनवा महाराज जितना सोचते उलझ जाते। इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये सब उसे कैसे मालूम हुआ। महल ही की बात नहीं थी, पूर्णिमा वो सब कुछ जानती थी जो साइका की उसकी रासत के मंदिर में भी हुआ था। इन बातों को सोचकर इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो कोई पुरस्कार कुव्वतों की मालिक है। या इसके साथ मिलकर काम किया जाए, इसका वफादार बनकर रहा जाए। उसने इशारा तो ऐसा ही दिया है, मुमकिन है वो काम लेना चाहती हो। अगर ऐसा ना होता तो वो इसे माफ़ ना करती। और जब वो वीरान मंदिर से राजमहल में निकल आए थे तो राजमहल इनके ख्वाबों की जन्नत बन गया था। चारों तरफ हसीन दासियाँ बिखरी हुई थीं, दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। भला कौन यहाँ से जाना पसंद करता। और फिर साइका के अलावा लैलावती भी आ गई। लैलावती जो रानी थी, और रानियाँ आम लड़कियों से अलग होती हैं। नैनवा महाराज बहुत देर तक बैठे सोचते रहे।
फिर उन्होंने एक ही फैसला कर लिया, पूर्णिमा का वफादार बनकर रहा जाए। सायका और लैलावती पर लानत भेजी जाए। इनके बारे में जिस तरह पूर्णिमा कहे वही ठीक है। पूर्णिमा की दोस्ती ही जिंदगी है और ऐशो तरफ की जमानत है। फिर एक मजबूत दोस्त की दोस्ती का सहारा क्यों ना लिया जाए, लेकिन सबसे पहले पूर्णिमा को अपनी वफादारी का यकीन दिलाया जाए। इसके बाद ही उसका एतमाद और दोस्ती हासिल हो सकती है। नैनवा महाराज का जहन फैसले करता रहा। लैलावती और सायका उसको नीचा दिखाना चाहती हैं। इन्हें यकीन था कि वो ये दोनों औरतें कभी कामयाब नहीं हो सकती। इनके मुकाबिल बहुत सख्त थे। इस पर हाथ डालना आसान काम नहीं। इनकी तमाम तर नकल हरकत से वाकिफ हैं और जो लोग इन दोनों के साथ शरीक होंगे वो भी बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन एक सवाल नैनवा महाराज के जहन में उभरा, दूसरी रानियां तो पूर्णिमा के खिलाफ ये सब कुछ कर रही हैं। खुद पूर्णिमा ने उनके बारे में क्या सोचा? क्या वो खतरनाक औरत अपने दुश्मनों को आज़ादी दे सकती है? ये तो नामुमकिन है। तब फिर वो दोनों औरतों के सिलसिले में कोई काम सर अंजाम दे सकते हैं। पूर्णिमा का एतमाद हासिल करने के लिए उससे उम्दा कोई और तरकीब नहीं हो सकती। उन्होंने फैसला कर लिया। महाराज के दूर निकल जाने के बाद चंद्रबदन ने एक गहरा सांस लिया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी और उसकी खूबसूरत आंखें एक खास अंदाज में चमक रही थीं। उसने एक अच्छे खासे दुश्मन को चत किया था, ऐसे दुश्मन को जो उसके लिए खतरनाक था। उनके शरद चंद्र उससे अकीदत रखता था, लेकिन चंद्रबदन ने जंग का जो खाका बनाया था वो इंतहाई जामे और मुकम्मल था और दर हकीकत सही तरीका जंग नहीं उसे वक्त से कामयाबी से हमकिनार किया था, वरना नैनवा उस आसानी से ना चित हो जाते। बहरहाल अगर वो खलूस दिल से शिकस्त तस्लीम कर गए थे तो फिर वो चंद्रबदन के लिए बेहद करामत साबित हो सकते थे। काफ़ी देर तक वो अपनी नैनवा की गुफ्तगू के बारे में सोचती रही। फिर उसने चूंक के नैना को आवाज़ दी। दूसरे लम्हे नैना चिराग के जिन की तरह हाजिर हो गई, लेकिन उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था, होंठों के गोशे फड़क रहे थे। जी क्या हो गया नैना? चंद्रबदन ने हैरत से पूछा और नैना हंस पड़ी। अरे पागल हो गई है क्या? चंद्रबदन ने कहा, लेकिन नैना पेट दबाए हंस रही थी। चंद्रबदन भी हंस पड़ी। बस अब खामोश हो जा वरना मार बैठूंगी। अब मैं जाऊं? नैना ने अजीब से अंदाज में कहा। हाँ, क्या बकवास लगा रखी है तूने? मैं इत्मीनान रखूं पूर्णिमा, तू अब मेरे खिलाफ कुछ ना करेगी, नैना ने कहा और फिर बेतहाशा हंस पड़ी। चंद्रबदन भी अपनी हंसी ना रोक पा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तो छुपकर हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। माफ़ी चाहती हूँ महारानी, मगर इस साधु के बच्चे को देखिए, ये साधु था या भांड? एक ही हमले में पाँव फैलाकर पड़ गया। हाय राम! नैना फिर पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी। मुझे तो इसकी बेबसी पर तरस आ रहा था। ठीक बंद करेगा या? चंद्रबदन ने उसकी पीठ पर धूल जमाते हुए कहा, मैं तो मर गई महारानी जी, हंस हंस कर। हाय राम! मैंने किसी मर्द की किसी औरत से ये दुर्गत बनते हुए नहीं देखी। अब आगे की सोच नैना, तू हमारी बातें सुन चुकी है, तू बता क्या इसके मन में खोट नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा महारानी, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि या तो वो खामोशी से भाग जाएगा वरना फिर वो आपका वफादार बन के रहेगा। मैंने उसकी सूरत पर 12 बजते देखे हैं। पूर्णिमा किसी गहरी सोच में डूब गई थी। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हमारा ख्याल है कि वो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो जाएगा तो फिर शरद चंद्र की राजधानी में नहीं रहेगा। हाँ, अगर वो ना जाए तो हमारे लिए बहुत कारामत साबित होगा। वो किस तरह महारानी? नैना ने पूछा। ये पहले से बताने की बातें नहीं नैना, लेकिन तू हमारी जान से प्यारी सखी है, तू हमारा एक हाथ है, हम तुझसे नहीं छुपाएंगे। नैना नाज करती है इस एतमाद पर, नैना ने कहा। तुमने गौर किया नैना, जिस वक्त नैनवा महाराज ने बताया कि बालक सायका के यहाँ पैदा होगा तो हमने बड़े सुकून से सुना था। जब तन्हाई में महाराज ने तशवीश का इजहार किया तो भी मैंने कहा, मतलब बालक से है जो भरत नवाज का राजकुमार होगा। ये तो भाग की बात है। मैंने महाराज को मजबूर किया कि वो सायका के पास जाएं, लेकिन महाराज खुद उसके लिए तैयार नहीं हो सके। इन बातों से तूने क्या नतीजा निकाला नैना? मैं कुछ समझी नहीं रानी, नैना ने गर्दन हिलाते हुए। इसके बावजूद कि रानियां हमारे खिलाफ साजिशें करती हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते नैना, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर नैनवा महाराज शरद चंद्र को इन रानियों का कच्चा छठा बताएं तो हम इन्हें रोक भी नहीं सकते, चंद्रबदन ने मानी खेज अंदाज में कहा। और नैना दंग रह गई। पहले उसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब वो चंद्रबदन का मतलब समझी तो उसके जिस्म पर फुरेरी दौड़ गई। बेशक हसीन पूर्णिमा खतरनाक जहानत की मालिक थी। उसके भेजे में शैतान घुसा हुआ था। जो कुछ सोचती थी जबरदस्त सोचती थी। गोया अब वो नैनवा को अपना आलाकार बनाना चाहती थी। जो कुछ करेंगे नैनवा महाराज करेंगे और पूर्णिमा हमेशा की तरह मासूम रहेगी। जाहिर है वो मासूम लड़की किसी के खिलाफ साजिश करने की अहलियत ही नहीं रखती। ऐसी रहेगी नैना, पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। रानी जी महान हैं, मैं इनके पाँव की खाक भी नहीं, और वो साधु तो वो मिट्टी का मादू बन जाएगा, नैना ने कहा और पूर्णिमा मुस्कुराने लगी।